अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है सेकंड चैप्टर 9th क्लास केमिस्ट्री और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आज हम पढ़ेंगे। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, तो इसको भी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1906 में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह करके होता है। तो आपकी जो आपका जो बुक है, उस बुक का पेज नंबर 27 पे जब आप आएंगे तो 27 पे प्लम पुडिंग थ्योरी उसने दी हुई है। 28 पे सेकंड पैराग्राफ इन 1886 गोल्ड स्टेन वाला पैराग्राफ है। लाइन नंबर 5 वो कह रहा है, थॉमसन put forward his plum pudding theory. He postulated that atoms were solid structures of the positively charged with tiny negative particles stuck inside. It's like plum in the pudding. So dear students, इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से एक चम्मच होता है, उस से हम उस चम्मच से अगर हम एक हलवा जो है, जैसे कि बाहर के अगर आप बाहर जाएं कभी सर्दियों में हलवा खा लें, तो उस शॉप पे जो हलवे वाली एक पूरी एक बर्तन होता है, उसमें वो चम्मच से वो डालते हैं। तो वो पुड करना, डालना मतलब पुडिंग करना, और प्लम मतलब वो हलवा जिसके ऊपर किशमिश डली होती है। तो उसे वो इस तरह से रिलेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसके ऊपर फैले हुए ये किशमिश है और ये जो पॉजिटिव है ये हलवा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी को मद्देनजर रख के रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। तो इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली यहाँ पे, और यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर्स भी प्लम पुडिंग के मुताबिक इन्होंने बनाए। सो हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो आपकी जो बुक है उसमें सबसे पहली लाइन पेज नंबर 31 पे, रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। यहाँ तक इंट्रोडक्शन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें दो पॉइंट बताए हैं उसने। एक तो आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया गया था और कब किया गया था, डेट मेंशन कर लेंगे 1911 में, और क्यों किया गया था कि वो ये देखना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए हैं वो एटम में किस तरह से मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक होगी बात। फिर जी आगे वो कह रहे थे, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन इतने थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल। सो यहाँ पे आपने हेडिंग दे देनी अपरेटस की। अब अपरेटस क्या है, ये आपके सामने मैंने डायग्राम बनाई है। इन्होंने क्या की, एक गोल्ड फॉइल ली, लेकिन गोल्ड फॉइल ले ली और उसकी थिकनेस कितनी थी, पॉइंट के बाद 40 और 40 के बाद 4 सेंटीमीटर। तो ये इसकी थिकनेस थी सेंटीमीटर में। ये आपके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट, ये इस थिकनेस की इन्होंने गोल्ड फॉइल ली। अब ये गोल्ड फॉइल होती क्या डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने ना ये उसमें देखा होगा कि शादी ब्याह पे जो फिरनी होती है, उस फिरनी के ऊपर एक ना सिल्वर की फॉइल लगी होती है, चांदी का वर्क जिसे कहते हैं ना, ब्रीक सा लगा होता है, अक्सर मिठाइयों पर भी लगा होता है। तो उस तरह की फॉइल ली थी गोल्ड की, तो उसे कहते हैं गोल्ड फॉइल। वो उससे भी ब्रीक थी डियर स्टूडेंट्स। सो उस फॉइल को लिया गया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई। तो यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सोर्स रखा जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, बिल्कुल उसके फ्रंट में गोल्ड फॉइल पड़ी हुई है, और इस पूरे अपरेटस को एक ग्लास की स्क्रीन से कवर किया गया जो कि अंदर से पेस्ट हुई हुई थी जिंक सल्फाइड से। ठीक होगी बात। तो आपने बता देना, गोल्ड फॉइल ली थी, अल्फा पार्टिकल लिए थे 20,000, और वो 20,000 अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए थे, रोडियम एंड पोलोनियम। रोडियम एंड पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे और ये जो है इसके ऊपर पड़ रहे हैं। और जिंक सल्फाइड की जो थी वो हमने ग्लास स्क्रीन ली थी जो कि इसको कवर कर रही है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये जो रोडियम एंड पोलोनियम है ना, इनमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे होते हैं। तो इसको जो जितने भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं, इनको हमने एक कंक्रीट का बॉक्स होते हैं ना, जो जैसे हम लेंटर डालते हैं उसमें कंक्रीट होता है, बजरी, सीमेंट, रेत, पानी, उसको कहते हैं कंक्रीट। कंक्रीट का एक बॉक्स लेते हैं, उसको अंदर से ग्रेफाइट के साथ ना, लेड के साथ या ग्रेफाइट के साथ पेस्ट करते हैं, और फिर उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल रखते हैं ताकि उसकी रेडिएशन बाहर ना निकल सके। अदरवाइज अगर हम पेस्ट नहीं करेंगे तो उसकी रेस बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो ले जी, ये हो गया अपरेटस। 3 चीजें बतानी है आपने। यहां मैंने ये बताया था कि सल्फेट और सल्फाइड में क्या फर्क है। अगर खाली एस है, एस लगा हुआ है किसी चीज के साथ, तो वो है सल्फाइड, IDE सल्फाइड। अगर साथ में 3 ऑक्सीजन हो गए तो उसे कहते हैं सल्फाइड।
और अगर 4 ऑक्सीजन हो गए तो उसे हम कहते हैं सल्फेट। तो ये सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड में डिफरेंस है। फिर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सेकंड, आपने एपरेटस की हेडिंग देने के बाद आपने डायग्राम बना देनी है। आपकी बुक में नीचे डायग्राम बनी है, चाहे थर्ड हेडिंग आप डायग्राम की दे दें और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की हेडिंग आप दे दें, नंबरिंग कर लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए। अब जरा गौर से देखें तो ये पार्टिकल बिल्कुल सीधे गुजर रहे हैं। ऐसा क्यों कि सीधे क्यों गुजरे? क्योंकि एटम मैक्सिमम क्या था? खाली था। ये बिल्कुल इस तरह से, अगर हम इस क्लास की एग्जांपल लें, इस पूरी क्लास में अगर हम दरमियान में एक चेयर रख दें यहाँ पे और सामने हम बच्चों को कहें कि आप लोगों ने भाग के आना है, ठीक है, तो बच्चे जो तो सीधे गुजर जाएंगे ज़्यादातर क्योंकि क्लास खाली है, और जो दरमियान में चेयर पड़ी होगी उसकी वजह से कुछ बच्चे गिर जाएंगे या वहाँ पे रुक जाएंगे या इधर उधर मुड़ जाएंगे उसके साथ टच होने के बाद। बिल्कुल इसी तरह की गेम है कि पार्टिकल ज़्यादातर सीधे गुजर गए। तो ऑब्जर्वेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बगैर मुड़े वो सीधे गुजर गए। और दूसरा पॉइंट, आउट ऑफ 20,000 particles only few were deflected at a fairly large angles and very few bounced back on the hitting the gold foil। वो कह रहा है कि बहुत कुछ पार्टिकल ज़्यादातर सीधे गुजर गए, कुछ पार्टिकल इसके साथ टकराए और बेंड हो गए एट फेयरली लार्ज एंगल्स, और जो कुछ थे ना इक्का दुक्का वो बाउंस बैक हो गए। ये टकराया और ये बाउंस बैक होके वापस आ गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि बहुत से पार्टिकल सीधे गुजर गए और बहुत से कुछ बाउंस बैक हो गए, कुछ इधर उधर मुड़ गए? तो वो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी ना उसके ऊपर स्पॉट्स पड़ गए थे वाइट कलर के। तो ज्यादातर जो वाइट कलर के स्पॉट वो फ्रंट पे मिले, जिससे साबित हुआ कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे आए हैं। कुछ स्पॉट साइडों पे मिले और कुछ इक्का दुक्का पॉइंट्स बैक साइड पे मिले, ठीक है, जिससे ये उनको पता चला। तो इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक हो की बात। अब आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। ये रिजल्ट्स क्या आते हैं? तो पहला जो रिजल्ट है उन्होंने कहा जी एटम एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए थे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि ज्यादातर स्टूडेंट सीधे गुजर गए थे, जिससे साबित हुआ कि क्लास खाली है, बिल्कुल ऐसे एटम एम्प्टी है। नंबर 2, कुछ पार्टिकल्स का मुड़ जाना या बेंड हो जाना या बाउंस बैक हो जाना वो अगले 2 पॉइंट्स को जनरेट करता है कि उस एटम का कोई ना कोई सेंटर है, सेंटर में कोई ऐसी चीज है एटम के जो के जिसके साथ पार्टिकल टकराए हैं और वो मुड़ गए या तो बाउंस बैक हो गए, जिससे ये साबित हुआ कि एटम का कोई ना कोई सेंटर भी है और सेंटर को न्यूक्लियस कहा। तो इस तरह से न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया। और अगली बात उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक हुए, इधर उधर मुड़े, जिससे साबित होता है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, और वो डेंस भी है और हार्ड भी है। अगर वो हार्ड ना होता तो पार्टिकल उसके साथ टकरा के उसको तोड़ के तो सीधे गुजर जाते, ठीक होगी बात। तो ये तीनों जो अगले पॉइंट है ना, तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीनों न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक होगी बात। कौन कौन सा? कि एटम हैविंग सेंटर दैट इज न्यूक्लियस, जो कि डेंस एंड हार्ड है और वेरी स्मॉल है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। पांचवा पॉइंट ये कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे? वो न्यूक्लियस में, साइडों पे। तो उन्होंने कहा जी वो इलेक्ट्रॉन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब किस में करते हैं ये नहीं बताया, यही डिफेक्ट भी था एक। और उन्होंने कहा जी शेल्स होते हैं, तो शेल्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन शेल्स फिक्स एनर्जी वाले होते हैं या कौन से होते हैं, तो यहाँ से डिफेक्ट क्रिएट होगा उनके। तो पांचवा पॉइंट आपकी बुक में यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। फिर छठा पॉइंट है जी एटम न्यूट्रल होता है। सो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एटम होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आपने मैथ्स में जैसे पढ़ा है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इधर एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मैथ में आपने पढ़ा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल। हाँ, जो 4 स्पीशीज होती हैं उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या ऐड हो जाते हैं तो इसलिए उन पे चार्ज आ जाता है। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियॉन्स। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? तो आपने कहना वो स्पीशीज एटम की जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं उसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। जैसे न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, हाइपरिनो। तो आपने मेन यही कहना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके रिजल्ट्स। समटाइम वो सिर्फ रिजल्ट जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेता है, तो रिजल्ट जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है।
ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक होगी बात ये स्टूडेंट्स। अब आते हैं डिफेक्ट्स की तरफ। रदरफोर्ड के ने जी मॉडल दिया और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा, उसके बेस पे उन्होंने कहा जी एटम का मॉडल ऐसे है, एटम की शक्ल इस तरह से है। तो ये देखें ज़रा डियर स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करता जाएगा ये न्यूक्लियस के करीब जाता जाएगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएगा ना उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ये बात याद रखनी है आपने। एनर्जी जब कम हो जाएगी तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पे तो हर लम्हे में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हर लम्हे में एनर्जी रिलीज कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करते 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 इतनी कम एनर्जी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और जब वो अंदर गिर जाएगा तो एकदम जोरदार धमाका होगा और एटम तबाह हो जाएगा। ऐसा कहना किसका था, रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने ये कहा जिसकी बेस पे डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए। तो एक तो उन्होंने कहा कि डिफेक्ट्स में उन्होंने कहा कि एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये उन्होंने खुद इसमें नहीं बताया था, नीचे क्वेश्चन कुछ साइंटिस्ट ने पूछे थे कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल। तो उन्होंने रदरफोर्ड से पूछा कि अगर एटम कोलैप्स हो जाएगा तो पूरी दुनिया एटम से बनी है तो पूरी दुनिया को कोलैप्स हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। इट्स मीन कि आपका मॉडल गलत है। एक बात तो उन्होंने कहा था जी क्लासिकल थ्योरी की बेस पे उन्होंने बताया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक कि हर टाइम रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा होता है। दूसरा स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या है जी, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक व्हाइट बोर्ड है और सामने मैंने अगर लाइट लगाई हो और वो लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और उसकी जो लाइट है ना वो इस तरह से लंबी सी पड़ रही है, तो अगर ऊपर से नीचे लाइट आ रही है तो इस तरह से वो ऊपर नीचे जा रहा होगा। अब मैं कहूँ जी लाइट जब ऊपर आएगी तो 1 सेकंड आपने ऑफ करनी है, 1 सेकंड ऑन करनी है, 1 सेकंड ऑफ करनी है, 1 सेकंड ऑन करनी है। तो इस तरह से जो यहाँ में इंप्रेशन आएगा ना उसमें क्या होगा कि उसमें डार्क बैंड और ब्राइट बैंड नजर आएगा कि जब लाइट ऑन होगी, जब लाइट ऑन होगी तो ब्राइट बैंड होगा, जब लाइट ऑफ होगी तो डार्क बैंड होगा, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रम आया ना तो इसमें कुछ लाइनें नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कुछ लाइंस नजर आ रही हैं और इन लाइंस को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो असल में जो एटम स्पेक्ट्रम शो कर रहा था वो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है बल्कि इस तरह से, जो रदरफोर्ड ने अगले 2 साल बाद जाके पेश की ये बात। उन्होंने कहा जी एटम यहाँ पे शेल न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन तो गिरना ही गिरना है। हालांकि शेल्स न्यूक्लियस के साथ नहीं जुड़े होते बल्कि वो अलहदा से होते हैं, वो अलहदा से होता है। ये पहला शेल है के शेल, ये दूसरा शेल है एल शेल, ये तीसरा शेल है एम शेल। तो शेल्स अलहदा से होते हैं और उनकी एनर्जी भी फिक्स होती है और डिफरेंट होती है। तो पहला जो शेल जितना करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जैसे जैसे शेल बड़ा होता जाएगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी दूर होने की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेल्स में वाइब्रेट करता है। अब जब वो वाइब्रेट करेगा तो मुझे बताएं कि जब हायर शेल से लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और फिर जब दोबारा लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी फिर एब्जॉर्ब करेगा। फिर जब थोड़ी देर रहने के बाद वो कहेगा जी अब मजा नहीं आ रहा, वापस जाना है मुझे घर, अपने घर जाना है, तो यहाँ से वो वापस लोअर एरिया में जाएगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वो रिलीज करेगा फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर रिलीज करेगा, तो कौन सा बैंड आएगा, कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम। तो असल में स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं बन रहा था बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। तो बोहर का रदरफोर्ड ने कहा था कि स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस बनेगा, जबकि कंटिन्यूस नहीं बन रहा था। कौन सा बन रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इस तरह का एक स्पेक्ट्रम आए व्हाइट कलर का फुल। ऐसा क्यों, क्योंकि हर टाइम रोशनी रिलीज हो रही है तो हर टाइम जो है वो रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, जिससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक तो वो इस तरह से शेल्स का स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा शेल्स फिक्स हैं और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है। सो ये 2 डिफेक्ट्स थे जिसकी बेस पे इनका जो मॉडल फेल हो गया था और फिर रदरफोर्ड ने ठीक 2 साल बाद 1913 में अपना मॉडल दिया था। ठीक होगी बात। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से 2 डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड के। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।
कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने याद करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसकी पहले हेडिंग्स याद करें और फिर हेडिंग्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसको याद करें। तो कितनी हेडिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स? इसकी टोटल बन गई 5 से 6 हेडिंग्स। इंट्रो, प्रेटस, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, डायग्राम, डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये इसके जो है वो पॉइंट्स। तो आप एक जो रजिस्टर के ऊपर कुछ पेजेस लें और उस पर टॉपिक के जस्ट हेडिंग्स लिखें, ताकि आप पहले हेडिंग याद करें फिर आगे टॉपिक याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको याद कर सकें। जब भी फ्री हो, मोबाइल का दौर है, तो मोबाइल को कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे फ्यूचर में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।